नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं अजय ठाकुर। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे कि इकलौती वारिस होने के बावजूद भी शबनम पर अपने पिता की संपत्ति पर उसका कानूनी अधिकार क्यों नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ आज कोर्ट से आने वाली कुछ बड़ी सुर्खियों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल तमाम जो बेंच हैं, जजेस हैं अलग अलग हाई कोर्ट में, उन सभी को ये निर्देश दिया है कि महिलाओं के खिलाफ जो यौन अपराध से जुड़े मामले हैं उनमें स्टीरियोटाइप टिप्पणी करने से वो बचें। दरअसल ये मामला था मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच से जुड़े एक फैसले का, जिसमें एक महिला पर छेड़छाड़ का आरोप था उसी के पड़ोसी के द्वारा, और उस पड़ोसी को हाई कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दे दी कि वो उस महिला से हर रक्षाबंधन पर राखी बंधवाएगा और रक्षा का वचन देगा। इस पूरे आदेश को लेकर कोर्ट की काफ़ी आलोचना हुई और ये जो पूरा मामला था फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में जो महिला जजेस थी, खासतौर से महिला वकील थी, माफ़ कीजिएगा, उनके द्वारा ये कहा गया कि इस तरह के जो कोर्ट से फैसले आते हैं उसमें महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह से सोसाइटी में दिखाया जा रहा होता है। तो कोर्ट ने कहा है कि एक तो जो मध्य प्रदेश की बेंच की तरफ से जिस व्यक्ति को जमानत दी गई थी उसको हम रद्द कर रहे हैं जमानत को, और साथ ही कोर्ट ने कहा कि चाहे जजेस हों, सरकारी वकील हों या प्राइवेट वकील हों, उन सभी के लिए हम दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और उनको एक प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत काम करने की ज़रूरत है, जिसमें उनको बताया जाए कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर किस तरह से उन्हें अपनी राय रखनी है। दूसरी खबर है दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट में दरअसल एक महिला ने 7 हफ्ते बाद बीत जाने के बाद भी अपने पति के शव के अवशेष न मिल पाने को लेकर याचिका लगाई थी, और ये महिला के पति जो थे उनका हार्ट अटैक से सऊदी अरब में 24 जनवरी को निधन हो गया था, लेकिन बॉडी अभी तक उनको हैंडओवर इंडिया में नहीं हो पाई है। और दर दर भटकने के बाद भी जब महिला को अपने पति की डेड बॉडी नहीं मिली तो उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया और विदेश मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द महिला को उसके पति के अवशेष मुहैया कराए जाएं। दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि जो सऊदी अरब का वाणिज्यिक विभाग है उसने गलती से उन अनुवाद के दौरान जो डेथ सर्टिफिकेट था उसमें उस व्यक्ति को मुस्लिम दिखा दिया और उसके बाद वहीं पर उसको दफना दिया गया था। जबकि जो शव था वो चूंकि हिंदू का था तो इसलिए रीति रिवाज के साथ उसके परिवार वाले उसका संस्कार भारत में करना चाहते थे, लेकिन डेड बॉडी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई। महिला ने अपनी याचिका में ये भी बताया है कि ना तो परिवार को इस बारे में जानकारी दी गई कि शव को दफना दिया गया है, और ना ही परिवार को ये बताया गया कि ये डेथ सर्टिफिकेट इस तरह से अनुवाद गलत होने की वजह से उनके हस्बैंड को हिंदू की जगह मुस्लिम दिखा दिया गया है। तो कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय को तमाम चीज़ों को एक्सपीडाइट करने के लिए बोला है, और अब 23 मार्च को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी। तो ये तो आज की कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें थी। अब बात करते हैं आज की कानूनी कहानी में शबनम की। जी हाँ, वही शबनम जो पिछले कुछ 1-1.5 महीने से बेहद सुर्खियों में है, क्योंकि अपने पूरे परिवार को उसने मार डाला था और उसके बाद उसे फांसी की सज़ा हुई थी, और अगर उसको फांसी होती है तो देश की वो पहली महिला बनेगी जिसको भारत के इतिहास में फांसी दी जाएगी। तो सवाल अब ये है कि उसके पिता की, शौकत अली की, जो करोड़ों की संपत्ति है, क्या वो उसको मिल सकती है? क्या कानूनी तौर पर वो उसकी वारिस है? वैसे तो देखा जाए तो सीधा सा जवाब इसका यही होगा कि जो उत्तराधिकार का नियम है उसके मुताबिक जो भी व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके बाद उसके बच्चों में ही उस संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। लेकिन ये पूरा मामला बहुत अलग है और इसको लेकर हमारे कानून में अलग अलग तरह से विस्तृत व्याख्या की गई है कि इस तरह के लोग जो अपने माता पिता को मार दें, पूरे परिवार को मार दें, उनको लेकर, संपत्ति को लेकर किस तरह के नियम हैं। तो यही मैं अब आपको आगे बताने वाली हूँ, न सिर्फ भारतीय कानून के बारे में, बल्कि चूंकि ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश में नियम किस तरह के हैं प्रॉपर्टी के अधिकार को लेकर, इस पर आपसे थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में बनी थी और इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूपी रेवेन्यू कोड बिल, और इसमें संशोधन 2016 में हुआ था। तो अगर इसकी बात करें रेवेन्यू कोड की उत्तर प्रदेश के, तो उसमें जो सेक्शन 114 है उसके खंड ग में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी स्वामी का, जो संपत्ति का स्वामी है, अगर उसका कत्ल कर देता है या फिर किसी और को प्रेरित करता है दुष्प्रेरक के तौर पर कि वो उसका मर्डर कर दे, यानी कि कोई व्यक्ति खुद मर्डर करे या किसी और से करा दे, तो फिर उत्तराधिकार का जो उसका अपना अधिकार है उसको वो खो देता है, उसके वो अयोग्य हो जाता है। और इसका सीधा जो तात्पर्य है वो ये है कि शबनम ने चूंकि अपने पिता और पूरे परिवार की हत्या कर दी और निचली अदालत से लेकर जो सुप्रीम कोर्ट तक है उसने उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए उसे इस मामले में दोषी पाया है। इसलिए जो संपत्ति पर उसके उत्तराधिकार का हक था वो उसके अयोग्य हो गई है, वो उसको नहीं मिल सकती है। रेवेन्यू कोड बिल में आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर इस तरह से किसी को अगर उत्तराधिकार के अयोग्य माना जाता है तो फिर आगे उस प्रॉपर्टी का क्या होगा वो भी बताया गया है। और उसमें जो खंड घ है उसमें ये बताया गया है कि ऐसी संपत्ति या तो फिर कोई जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और अगर ऐसी सूरत में कि कोई और वारिस नहीं है तो फिर ये प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाती है। तो किसी भी हालत में शबनम को ये प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है, बल्कि ये प्रॉपर्टी या तो जो शौकत अली हैं उसके पिता जिनकी हत्या उसने की उसके दूर के रिश्तेदारों को मिलेगी, या फिर ये सरकार के पास चली जाएगी। लेकिन ये रेवेन्यू कोड बिल जो है ये सिर्फ कृषि से जुड़ी हुई जो भूमि है उनके लिए है, यानी कि शौकत अली के जो बाग थे, खेत थे, उस पर किस तरह से उत्तराधिकार का नियम लागू होगा उसको लेकर है ये तमाम चीज़ें। लेकिन जो उनका घर था उसको लेकर क्या होगा, तो घर अगर शबनम के नाम हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसमें इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है वो लागू होगा, यानी कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1925 वो इस पर लागू होगा। और उसमें भी यही नियम है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक की हत्या कर देते हैं या किसी से करा देते हैं और जो आप पर लगे आरोप है वो कोर्ट से प्रूव हो जाते हैं, तो आपका उत्तराधिकार का जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। तो और ये सिर्फ शबनम के लिए ही नहीं बल्कि और जो जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट की भी बात करें उसमें भी इन्हीं तमाम चीज़ों की व्याख्या की गई है कि अगर आप जिसकी प्रॉपर्टी है और उसको मार देते हैं तो आपका उत्तराधिकार का जो अधिकार है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में शबनम जो है उसको उसके माता पिता की संपत्ति नहीं मिल सकती। तो अब सवाल ये है कि ये संपत्ति पर क्या क्या और विकल्प हैं। तो अब कोर्ट में या तो शबनम ये बताती है कि उसने शादी सलीम से की हुई है क्योंकि उसके पास एक 12 साल का बच्चा भी है। तो सवाल अब ये पैदा हो रहा है कि वो संपत्ति क्या उसके 12 साल के बच्चे के पास ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये उसी सूरत में हो सकता है जब जो 12 साल के बच्चे को गार्जियन के तौर पर पाल रहे हैं, माता पिता के तौर पर जो गार्जियन के तौर पर उसके बच्चे को परवरिश दे रहे हैं, अगर वो कोर्ट में कोई इस तरह से अर्जी लगाते हैं और उसमें कहते हैं कि ये संपत्ति चूंकि शबनम के पास नहीं है लेकिन लीगल राइट बनता है उसका, उसके बच्चे का, तो कोर्ट उस पर अपने विवेक से कोई फैसला कर सकता है। ऐसे मामलों में अक्सर कई कानूनी पेचीदगियां भी सामने आती हैं, और इसमें सबसे बड़ी कानूनी पेचीदगी जो होगी वो ये देखने वाली होगी कि शबनम का जो ये बेटा है क्या वो अविवाहित थी उस वक्त हुआ ये बच्चा जेल में, या फिर उससे पहले ही, यानी जो अपने पूरे परिवार को मारने का घटना को उसने अंजाम दिया था उससे पहले ही उसने छिपकर क्या सलीम के साथ शादी कर ली थी। तो ये तमाम चीज़ें कोर्ट में दस्तावेज की शक्ल में किस तरह से आती हैं, उसमें आगे चीज़ें क्लियर हो पाती हैं कि प्रॉपर्टी के राइट अब आगे किसके पास रहेंगे। बहरहाल दूसरी तरफ उस घर में फ़िलहाल जहाँ पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उसके चाचा रहते हैं शबनम के और चाची। तो ऐसी सूरत में सवाल ये भी है कि क्या वो भी उत्तराधिकार का जो नियम है उसके तहत उस प्रॉपर्टी पर अधिकार जता सकते हैं। तो ये भी
तमाम चीज़ें जो होती हैं वो उसके बाद पता चलेंगी कि उसके बेटे के पैदा होने के बाद शबनम ने पिता के तौर पर क्या सलीम का नाम उसमें डलवाया था और शादी उनकी हुई थी या नहीं हुई थी। तो अ, अगर उनकी शादी नहीं हुई थी तो ऐसी सूरत में फिर जो उसके चाचा हैं वो इस प्रॉपर्टी पर क्लेम पाने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन इतना साफ है कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाली और फिर ऊपरी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दोषी पाई जाने वाली शबनम को उसकी पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिल सकता है। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।